नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का निर्मल क्लासेस पर। और आज की क्लास में करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी उसके क्या टॉपिक हैं, क्या उसके अंदर कंटेंट है, वो आज हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो आप शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देखते हैं, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये गलत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में नहीं होती है, बल्कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब बात करेंगे पहली शिक्षा नीति के बारे में। तो ये आई थी 1968 में, जब उस टाइम पर प्रधानमंत्री हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद द्वितीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो 1986 में आई, और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति आई, जो कि नवीनतम शिक्षा नीति मानी जाती है, और ये 2020 में आई, और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री वही थे जो आज वर्तमान में है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं NEP 2020 की पृष्ठभूमि के बारे में। जनवरी 2015 में MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? जनवरी 2015 में कर दी गई थी। किसके द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम MHRD के नाम से जानते हैं। मई 2016 आता है, वहां पर अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव यहां पर बना दिए जाते हैं। तो किसके बना दिए जाते हैं? नई जो शिक्षा नीति आनी थी उसके अध्यक्ष ये 2016 में TSR सुब्रमण्यम बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट जून 2017 आता है, नए अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं, और उनका नाम रखा जाता है क्या? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। क्या नाम हो जाता है? 2017 जून के महीने में नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। 29 जुलाई 2020 आता है, और इस दिन नई शिक्षा नीति जारी कर दी जाती है। किसके द्वारा? MHRD को समाप्त कर दिया जाता है। उस समय रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा MHRD को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद भाग 4 के अंदर जो अध्याय 27 है, भाग 4 के अंदर उसमें 4 बातें जोड़ी जाती हैं। क्या क्या? स्कूल शिक्षा को लेकर, है ना। और जो MHRD को समाप्त करके नया मंत्रालय बनाया गया, उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। और इसमें जो भाग 4 के अंदर 4 जो जोड़े गए, 4 ऑप्शन जो जोड़े गए थे, वो थे उच्च शिक्षा, यानी कि जो हायर एजुकेशन होता है, स्कूल की शिक्षा, उसके बाद तीसरा है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा है क्रियान्विति। तो अभी तक आपने क्या देखा नोट्स के माध्यम से? हमने पेपर जो पहला पेज था उसमें हमने पढ़ा कि प्रथम शिक्षा नीति आपकी 1968 में आती है। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रहती हैं। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 आती है, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते हैं। तृतीय शिक्षा नीति 2020 में आती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तृतीय शिक्षा नीति है उसको हम नवीनतम शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने पृष्ठभूमि देखी। जनवरी 2015 में MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की जाती है। मई 2016 आता है, अध्यक्ष उस समय बनाए जाते हैं TSR सुब्रमण्यम, जो कि कैबिनेट सचिव होते हैं। जून 2017 आता है, उसके बाद नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। 29 जुलाई 2020 आती है, इस दिन नई शिक्षा नीति जारी कर दी जाती है पूरे भारत के अंदर, और MHRD को खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, और समाप्त करके नया मंत्रालय बनाया जाता है, जिसका नाम MOE रखा जाता है, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और हिंदी में बोलते हैं उसे शिक्षा मंत्रालय। भाग 4 इसमें जोड़ दिया जाता है नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर, और अध्याय रखे जाते हैं कितने? 27। ठीक है, और 4 बातें जोड़ी जाती हैं स्कूल शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति। चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले पेज पर चलते हैं। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि पहले भी 2 शिक्षा नीतियां आई हुई थी, उनको हटाकर और समय जैसे बदलता गया, तो तीसरी शिक्षा नीति जिसको हम नई शिक्षा नीति कहते हैं अब,
उसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल गोल जिसे आप कहते हैं SDG 0.4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। किन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो इन चारों को, ठीक है, यानी स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति को। ठीक, अगला देखिए SDG 0.4 सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, इसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था। NEP 2020 के आधार स्तंभ कौन कौन से रखे गए हैं, तो यहां पर देखेंगे AAEQ के नाम से आप इसे याद रखेंगे, यानी कि एक्सेस, पहले ए का मतलब है एक्सेस यानी कि पहुंच, आपकी पहुंच कहां तक रहने वाली है। दूसरे ए का मतलब है अफोर्डेबिलिटी यानी कि वहनीयता, यानी कि हर कोई है ना शिक्षा को अफोर्ड कर सके, यानी वहनीय कर सके, उसे किफायती यानी सस्ते दाम में खरीद सके। ठीक है। तीसरे ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, यानी हर किसी की एक उत्तरदायित्वता बननी चाहिए। और ई का मतलब है इक्विलिटी, यानी कि सभी को इक्विटी यानी कि समानता मिलनी चाहिए शिक्षा के अंदर। और क्यू का मतलब है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आपको AAEQ का मतलब आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे। शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। कैसी सेवा है, तो ये एक सार्वजनिक सेवा है। ठीक है, आपको गरीब हो अमीर हो, है ना, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो या स्वस्थ हो, सबके लिए शिक्षा क्या है, एक सार्वजनिक सेवा है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षक शिक्षा की दूरी है। क्या है, शिक्षक शिक्षा की दूरी है, मतलब अगर शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो शिक्षक शिक्षा की क्या है, दूरी। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान करना और उनका विकास करना। आप देखते हैं जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको काफी सारे अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बच्चा ऐसा कैसा है, बल्कि ये देखना है कि इस बच्चे में से आप उसकी क्वालिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसकी क्या योग्यता आप पहचान सकते हैं। तो प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और उनकी पहचान करना और विकास करना हमारा दायित्व होता है। चौथा सिद्धांत है मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना। किसका, मानवीय एवं संविधान के जो मूल्य है उनका हमें विकास करना है, क्योंकि ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि परिवार के बाद में जो छोटा बच्चा है ना वो शिक्षक के अंडर में जाता है। ठीक है, और ये हमारे मानवीय और संविधान के मूल्य कौन से हैं, तो समानता मिलेगी सभी को न्याय और सभी को स्वतंत्रता मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सिद्धांत है स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, संकाय या वर्ग, कोई भी वर्ग या संकाय स्कूल स्तर पर नहीं बनाया जाएगा। अगला है सिद्धांत सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CCE अभिन्न अंग हो। ठीक है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का CCE अंग होगा। CCE की फुल फॉर्म क्या होगी वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, अगला सिद्धांत है रचनात्मक आकलन पर बल देना, यानी बच्चे को है ना रचनात्मक तरीके से यानी क्रिएटिवनेस बनाना है, उसका हमें आकलन करना है कि बच्चा कितना ज्यादा क्रिएटिविटी कर रहा है। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या हैं, और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति है ना, इसकी ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, ये हर उसमें काम आएगी, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सार्थक, सबसे पहला है सार्थक। NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी कि MOE द्वारा जारी दिशा निर्देश को हम क्या कहते हैं, सार्थक। दूसरा है शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना। अगस्त 2020 को इसका गठन किया गया था। किसका गठन, तो शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 6% बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% बजट का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया है। अगला देखिए नवीन पैटर्न पद्धति यानी 5-3-3-4 यानी कि 53-34 15 वर्ष तक अब बच्चा पढ़ाई करेगा स्कूल के अंदर। पैटर्न ये रहेगा, कैसा रहेगा, तो 5-3 यानी कि 53-34, ये याद रखिएगा 53-34। बालक 3 से 18 वर्ष तक क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, है ना, 15 साल स्कूल के अंदर रहेगा। और ये जो 3 साल तक है ना वो प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। 4 वर्ष तक यानी कि 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक रहेगा, ये माध्यमिक स्टेज रहेगी। नेक्स्ट देखिए 3 वर्ष पढ़ेगा वो 11 से 14 वर्ष तक, कक्षा 6 से 8 तक, जिसे हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। 3 वर्ष पढ़ेगा वो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, कक्षा 3 से 5 तक पढ़ेगा, जिसको हम प्री पैटरी स्टेज बोलेंगे।
और 5 वर्ष वो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा, जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। तो ये नीचे से क्लास शुरू हो रही है, आप देख रहे होंगे कि एरो जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो सबसे लास्ट में जो पहुंचेगा 18 साल की एज तक, वो माध्यमिक स्टेज में पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये वाली स्टेज करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नंबर 1 पर यहाँ पर चलेगा वो 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 और 2 में वो पढ़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज पर आ जाएगा बच्चा, 3 वर्ष पढ़ाई करेगा, किसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष तक, कक्षा 3 से 5 तक प्री पैट्री स्टेज के अंदर। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज पर आएगा बच्चा, 3 वर्ष पढ़ेगा 11 से 14 वर्ष तक, कक्षा 6 से 8 तक, जिसको हम कहेंगे मिडिल स्टेज पर है। लास्ट जो रहेगा उसका स्कूल के अंदर 4 वर्ष रहेगा, चौथी स्टेज, यानी कि 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक करेगा, जिसको हम माध्यमिक स्टेज के नाम से जानेंगे। उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना पीएम श्री 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। इसकी फुल फॉर्म रहेगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या रहेगी? पीएम श्री की योजना रहेगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। एस फॉर स्कूल है ना, एस फॉर स्कूल हो जाएगा और एच आ जाएगा, उसके बाद में आर फॉर राइजिंग, आई फॉर इंडिया। अगला देखिए, प्रथम चरण में क्या होगा, 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों के अंदर 50 बच्चों से कम हैं वो स्कूल बंद करके सरकार उन्हें मर्ज कर देगी किसी मतलब ऐसे 8वीं तक के स्कूल में। तो ऐसा भी सुनने को मिल रहा था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से तो प्रथम चरण में यही कहा गया सरकार की तरफ से कि 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। ठीक, प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है, हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल होना प्रस्तावित है। ठीक है, राजस्थान ब्लॉक की बात करें तो 358 × 2 यानी कि 716 स्कूल खोलने प्रस्तावित है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अब अध्याय पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय में हम ECCE की बात करेंगे। ECC की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपने जब DLED या BSTC आपके राजस्थान में कहते हैं BSTC, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ECCE के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य इसका क्या है पहले अध्याय का? तो 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। पाठ्यचर्या क्या रहेगी, यानी कैरिकुलम क्या रहेगा? तो 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, जिसे NCF ECCE कहा जाए। अगला देखिए, शिक्षा एजुकेशन क्या रहेगी? तो 2 तरीके से एजुकेशन दी जाएगी पहले अध्याय के अंतर्गत। एक होगी अनौपचारिक शिक्षा, जो 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी या बाल बाटिका में आप अपने बच्चे को भेजेंगे। दूसरी होगी औपचारिक शिक्षा, जो 6 से 8 तक दी जाएगी स्कूल के अंदर। अगला देखते हैं अध्याय 2, जिसको हम FLN के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म रहेगी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में से कहेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ठीक, लक्ष्य इसका क्या है? तो 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं का ज्ञान कराना है। क्या कराना है? FLN के माध्यम से 2025 तक, यानी इस साल के अंत तक 9 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान कराना है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा निपुण भारत मिशन, और ये चलाया भी जा रहा है। जब आप अपनी इंटर्नशिप करते होंगे तो उसके दौरान आप सुनते होंगे अपनी टीचर से, अपने प्रिंसिपल से कि निपुण भारत मिशन चल रहा है ना। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम इसके अंतर्गत चलाया जाता है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, और अवधि रहेगी 12 सप्ताह से या फिर 3 माह। ठीक है, 12 सप्ताह या 3 माह रहेगी FLN की, क्या रहेगी? अवधि रहेगी। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा इसके अंतर्गत, और कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना तैयार किया जाएगा शिक्षकों के माध्यम से। अब आता है अध्याय 3, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन करना।
अर्थ रहेगा सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। ड्रॉप आउट कौन से बच्चे होते हैं दोस्तों? तो वो बच्चे जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन विद्यालय नहीं आते, उनको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। या फिर ऐसे बच्चे जो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली घर पे बैठ जाते हैं और नाम कटवा लेते हैं, अपनी टीसी ले जाते हैं, है ना, उनको भी हम ड्रॉप आउट कहते हैं। GER की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि सकल नामांकन अनुपात। और लक्ष्य इसका क्या है? तो 2030 तक GER को 100% करना है। 100% मतलब होता है कि आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में या 8वीं तक पढ़ने की उम्र में हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा नामांकन कराना, उसको हम कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, यानी कि GER। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगला देखिए, अध्याय 4 पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र की बात करता है। विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए, है ना। बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट उसके ऊपर थोप रहे हैं, बल्कि बच्चा खुद अपने सब्जेक्ट 8वीं तक लेगा, है ना। और बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास होगा, यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज वो पढ़ सकता है और अपनी भाषा शक्ति जो उसकी मातृभाषा है उसका वो विकास कर सकता है। अगला है कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में, और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी 5वीं तक तो कंपलसरी है कि बच्चा मातृभाषा, अब ये मातृभाषा कौन सी होती है? तो जो भी बच्चा अपनी मदर टंग में बात करता है ना, मतलब जैसी भी बात करता है, आप अपनी राजस्थानी में जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, आप उसी लैंग्वेज में 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति के तहत सभी बच्चों को अधिकार है ना। जैसे आपकी जो भी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में जाके, जैसे आप देखते होंगे कि गांव देहात के अंदर इस तरीके से बोलते हैं कि अरे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। तो स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों को डांट देते हैं या उनको कहते हैं कि अपनी भाषा को सुधारो। हाँ, वो एक तरीका होता है कि बच्चों को स्कूल आने पर भाषा को सुधारना चाहिए, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया है कि उस मातृभाषा में भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर दोस्तों ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को ना ज्यादा हम समझा सकते नहीं है, इसीलिए वो जैसा कर रहा है बस 8वीं तक हमें उसे वैसा ही करने देना होता है। धीरे धीरे उसको सिखाकर आगे बढ़ाया जाता है और उसमें सुधार लाया जाता है। अगला है योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए, यानी योगात्मक आकलन जो होता है ना, उस पर जो समेटिव मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है, उस पर ध्यान ना देकर ध्यान देना है हमें रचनात्मक आकलन पर, जो कि क्लास में भी, मतलब क्लास जो आपका साल होता है ना, कक्षा का जो साल होता है उसमें वो चलता रहता है बीच बीच में, उसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जबकि योगात्मक होता है जो सत्रांत होता है, सत्र के अंत में, साल के अंत में ही होता है। तो अभी नई शिक्षा नीति के तहत इस पर बिल्कुल मनाही कर दी गई है कि आप ऐसे पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आप किस पर ध्यान देंगे? एफए पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला देखिए 5वां, बहुआयामी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 डिग्री का आकलन होना चाहिए। बच्चे की हर एक्टिविटी को आपको इन्वॉल्व करना होगा, और ताकि हमें ये पता चल सके कि वो बच्चा जो है ना वो कितना डेवलप हो पाया है। ठीक है, अगला है नवीन पद्धति यानी 53-34 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, यानी 5-3-3-4 के अनुसार ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। ज्यादा हार्ड आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। अब अगला देखिए, बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, जैसे बोर्ड परीक्षा में मुख्य परीक्षा हो, साथ में एक सुधार परीक्षा भी हो। ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्या होगा? मुख्य परीक्षा में जैसे देखिए सभी बच्चों ने एक परीक्षा दी, और ये हर बार होता भी आ रहा है। आप देखते हैं कि सप्लीमेंट, जब आप फेल हो जाते हैं या कोई बच्चा फेल हो जाता है तो हमें सप्लीमेंट्री देना होता है ना, सप्लीमेंट्री आपको देना होता है। जैसे बोर्ड में कोई बच्चा फेल हो गया, लेकिन 8वीं तक क्या होता है, हम यूं ही पास करते चले जाते हैं। और राजस्थान में आपको पता है कि कौन कौन सी क्लास में बोर्ड है, 5वीं में भी बोर्ड होता है ना। और यूपी की अगर हम बात करें तो सीधा 10वीं में बोर्ड होता है। तो यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो वर्ष में 2 बार कराने की अनुमति दी गई है। और साथ में जो 2 तरीके की होगी ना, वो एक तो होगी मुख्य परीक्षा जो सभी बच्चों की साथ में होगी, और दूसरी होगी सुधार परीक्षा, है ना, यानी जो बच्चे फेल हो जाएंगे उसके बाद उन फेलियर बच्चों की होगी। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा, है ना। ये परख क्या करेगा? ये राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र होगा, मूल्यांकन केंद्र, जो आकलन या मूल्यांकन करेगा बच्चों का। ठीक है, राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल यानी आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। तो राजस्थान में इसे क्या कहा जाएगा? परख को असेसमेंट सेल यानी आकलन प्रकोष्ठ कहा जाएगा। बाकी
सभी स्टेट्स में क्या है, परख नाम से ही चल रहा है। जैसे यूपी में आप देखेंगे तो ये परख नाम से ही केंद्र स्थापित किया गया है, और राजस्थान में इसका नाम है असेसमेंट सेल यानी कि आकलन प्रकोष्ठ। ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है। यानी कि जैसे SCERT होता है ना, तो राजस्थान का RSCERT द्वारा जो कि उदयपुर में है वहां से संचालित हो जाएगा क्या, तो असेसमेंट सेल हो जाएगा। अध्याय 5 देखिए, शिक्षक के बारे में बात करता है अध्याय 5 यानी टीचर के बारे में। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय स्वीकृत B.Ed डिग्री होगी। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, यानी सामान्य क्षेत्रों में छात्र रहेंगे 30 और उन्हें पढ़ाने वाला एक शिक्षक होगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 होगा, यानी जो शैक्षिक दृष्टि से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वहां पर छात्र 25 रहेंगे और अनुपात टीचर का 1 रहेगा, एक टीचर रहेगा उन्हें पढ़ाने वाला। सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना भी अनिवार्य हो जाएगा, है ना। यानी कि सतत व्यावसायिक विकास के तहत हर शिक्षक को 50 घंटे कम से कम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, और कितने वर्ष, तो प्रतिवर्ष, हर साल। अगला टॉपिक देखिए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी की जाएगी, यानी शिक्षकों को क्या पढ़ना है उसे हम कहेंगे NCFTE, टीचर एजुकेशन। ठीक है। अध्याय 6 देखिए, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। क्या है अध्याय 6, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा पर बात करता है। समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को सेज स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। तो सेज किसे कहा जाता है, सेज कहा जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन, यानी समाज के जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको सेज के अंतर्गत रखा जाएगा। सेज को इंग्लिश में कहेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन और हिंदी में विशेष शिक्षा क्षेत्र कहेंगे। दूसरा है, लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, तो जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। अगला है CWSN, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। कौन सी कार्य योजना बनाई जाएगी, तो CWSN। 7वां अध्याय देखेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी SC शॉर्ट में बोलेंगे और हिंदी में इसे बोलेंगे विद्यालय परिसर। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में दी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। तो अब स्कूल कॉम्प्लेक्स जो रहेगा यानी विद्यालय परिसर वो 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही रहेगा 2025 तक। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र खोले जाएंगे। यानी इस विद्यालय के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो स्कूल तो होगा ही होगा, खेल का मैदान भी होगा, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी होगी, सामाजिक चेतना केंद्र भी होगा और एक बाल केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति यानी SCMC का गठन किया जाएगा। SCMC का गठन किया जाएगा। अगला देखिए अध्याय 8, मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। ठीक, मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन 8वें अध्याय में है। और दोस्तों ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो आपके लिए नोट्स है ना प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये हाथों से लिखे गए हैं। आप पेन का इस्तेमाल देख रहे होंगे और बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ लिखे गए हैं। अगर आपके लिए ये बेनिफिट नहीं होते हैं ना तो फिर वो एक अलग बात है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से एक बार क्लास में, और दूसरी तरफ अगर आप खरीदने हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। निर्मल क्लासेस ग्रुप में ऐड होके वहां से आप इन्हें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए अगला 8वां अध्याय देखते हैं। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन आएगा, तो शैक्षिक नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। कहां पर, तो स्कूल शिक्षा विभाग में। दूसरा, स्कूल शिक्षा निदेशालय में क्या होगा, तो नीतियों को क्रियान्वित करेगी और मॉनिटरिंग करेगी यानी कि देखरेख करेगी। उसके बाद आता है स्टेट लेवल पर SCERT। इसका काम रहेगा, जैसे राजस्थान की जो SCERT है उदयपुर में, वो अकादमिक कार्य करेगी। ठीक है। SSS से क्या करेगा, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। क्या रहेगी SSS की फुल फॉर्म, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, इंग्लिश में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगी, यानी कि किन मानकों पर कौन सा स्कूल जो है वो एस्टैब्लिश होगा। अगला देखिए
एनईपी 2020 राजस्थान के संदर्भ में अब हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखेंगे पाठ्यचर्या निर्माण के बारे में। राजस्थान की 7 डाइट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। तो कितनी डाइट है राजस्थान के अंतर्गत? 7 है। कितनी डाइट है? तो 7 है और इनके लिए 4 पाठ्यचर्याएं बनाई जाएंगी, नई पद्धति पर आधारित होंगी। कौन कौन सी हैं वो 4? तो एनसीएफ ECCE है, उसके बाद एनसीएफ SC स्कूल शिक्षा है, उसके बाद एनसीएफ TE यानी शिक्षक शिक्षा है ना, ये दूसरी समिति है। उसके बाद एनसीएफ AE प्रौढ़ शिक्षा है, ये तीसरी समिति है। तो एक पहली समिति कौन सी बनेगी? इन दो को मिलाकर, है ना, यानी कि एनसीएफ ECCE बच्चों और स्कूल शिक्षा को मिलाकर बनेगी पहली समिति। दूसरी समिति में एनसीएफ टीचर रहेंगे, यानी कि शिक्षक एजुकेशन की बात की जाएगी। और तीसरी रहेगी AE यानी कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात करेगी। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए जाएंगे। कितने समूह बनाए जाएंगे? 6 समूह। क्या करने के लिए? तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ये 6 समूह शिक्षा नीति को क्रियान्वित यानी कि क्रियान्वित करने के लिए बनाए जाएंगे। कितने समूह? तो 6 समूह याद रखिएगा। BRC, CRC व डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। किसकी संरचना में परिवर्तन होगा? तो BRC, CRC और डाइट तीनों की संरचना में परिवर्तन होगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने प्रतिशत तक और कब तक? तो 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थी जो है वो कमर्शियल एजुकेशन प्राप्त करेंगे। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी, है ना, दर में बढ़ोतरी की जाएगी। 2030 तक राजस्थान का टारगेट है कि वो 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को की दर को बढ़ा दे। अगला चलते हैं, सार्थक क्या रहेगा इसमें? तो शिक्षा मंत्रालय MOE भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें हम सार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी करेगी उन्हें हम सार्थक कहते हैं। उच्च शिक्षा में MPhil के माध्यम पाठ्यक्रम को अब समाप्त कर दिया गया है, यानी हायर एजुकेशन में आपको पता है ये जो MPhil होती है ना, इसकी जगह पर PhD आई है ना, इसकी जगह पर PhD आई है। PhD करके अब आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो MPhil खत्म हो चुकी है। अब आता है ABC क्या है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ABC क्या है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ABC की स्थापना करना, तो ये क्या इस ABC की स्थापना करना है, ठीक। स्नातक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना हुई है। स्नातक शिक्षा को आप क्या बोलते हैं? UG मतलब कि UNDER अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। क्या कहते हैं आप इसे? अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं UG को। जैसे 1 वर्ष अगर आप कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, 1 वर्ष करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 2 वर्ष करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा। अगर आपने 3 वर्ष किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, है ना। और अगर आपने 4 वर्ष कर लिया है इसको तो फिर आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी क्या? बताएंगे जल्दी। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ठीक है। स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक था इसमें दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ मतलब कि रीड के रिगार्डिंग जो भी चीजें, जो भी सिलेबस या जो भी चीजें हैं वो आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। और अगर आप हमारे निर्मल क्लासेस नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू जो है ना वो जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। छोटे यूट्यूबर होते हैं ना तो उनका तो खास करके नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो इस समय हम एक छोटे यूट्यूबर हैं और आपके लिए जो कंटेंट दे रहे हैं ना वो कंटेंट अपने आप में बहुत ही प्रीशियस है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहीं पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर तो आपको खैर वीडियो देखनी ही है।